आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी सही दिशा में बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित मध्य पाषाण काल के बारे में। क्योंकि हमने पूरा पाषाण काल देख लिया था, तो आज हम अपनी चर्चा को केंद्रित करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में और उसके बाद नव पाषाण काल के बारे में देखते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से चाहे आप बात करें हड़प्पा सभ्यता की या पूर्व हड़प्पा सभ्यता के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य विशेष का जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा नहीं पढ़ना है, हमें सीधे ताम्र पाषाण काल के बारे में जानकारी करनी है। तो चलिए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और आपका जो उत्तर लेखन कार्यक्रम था वो इस समय रुका हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार एग्जाम इंडिया पे कक्षाएं हैं, तो थोड़ा सा समय का जो शेड्यूल था वो सेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन प्रयास करूंगा कि शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन आपके उत्तर लेखन कार्यक्रम कराए जाएं, तो जैसे भी होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। चलिए तो आज देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। सबसे पहली बात, किसी भी काल की बात आती है तो वो समय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस काल विशेष के लिए कौन सा समय था। तो मध्य पाषाण काल की यदि हम बात करें तो ये जो समय था ये था 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व का जो समय काल था उसको हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब मध्य पाषाण काल की बात आ रही है तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, मध्य पाषाण काल के बारे में यदि हम बात करें विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय काल में पत्थरों के जो उपकरण होते थे, मध्य पाषाण काल में जो पत्थरों के उपकरण होते थे वो अत्यंत छोटे होते थे। साथ ही साथ इनको माइक्रोलिथ नाम दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि पूर्व में क्या होता था, पूरा पाषाण काल में पत्थर के जो आकार होते थे वो बहुत बड़े होते थे। और उस समय क्या होता था कि जो पत्थर प्रयोग किए जाते थे पूरा पाषाण काल में वो नर्म पत्थर प्रयोग किए जाते थे, क्वार्टजाइट के पत्थर प्रयोग किए जाते थे। लेकिन इस समय काल में क्या हो गया कि यहाँ पे जैस्पर और चर्ट जैसे कठोर पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। जो हथियारों का या जो उपकरण थे, पत्थर के जो उपकरण बनते थे उनका जो आकार था उसको सीमित किया जाने लगा मध्य पाषाण काल में। और आपको यह भी देखने को मिलेगा कि मध्य पाषाण काल का जो ये समय था ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय मध्य प्रदेश के लिए भी था। क्योंकि इस समय के लिए यदि हम देखें मध्य पाषाण काल से संबंधित सबसे ज्यादा साक्ष्य मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि यदि हम बात करें नदी घाटियों से संबंधित, तो सबसे पहले जो हथियार आपको मिले हैं, जो उस समय के उपकरण मिले हैं, वो आपको नर्मदा घाटी में, बेतवा घाटी में, चंबल एवं सहायक नदियों में मिले। मतलब मध्य पाषाण से संबंधित जो भी हथियार आपको मिले हैं वो नर्मदा घाटी, बेतवा घाटी, चंबल और सहायक नदियों की घाटियों में देखने को मिलते हैं। बात की यदि हम बात करें कि मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति था उसका केंद्र कैसे हमें पता चला कि मध्य प्रदेश है, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र के रूप में जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में खोजे गए, जो साक्ष्य प्राप्त हुए क्षेत्रों से, उनमें प्रथम थे रतलाम, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, रीवा, सागर और गुना। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां से मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। यदि आपको इतनी जानकारी है कि समय क्या था और किस प्रकार से परिवर्तन हुआ पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में, किस प्रकार से आए और कौन कौन से स्थल हैं, तो निश्चित रूप से आप कोई भी प्रश्न आता है तो आप कर लेंगे। एक चीज यहां पर और आपको समझना होगा कि यहां आपको पूरी डिटेल में नहीं बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके पाठ्यक्रम है मध्य प्रदेश राज्य विशेष का, तो यहाँ पे चर्चा सिर्फ और सिर्फ उन स्थलों की हो रही है, उन समीकरणों की हो रही है, उन परिप्रेक्ष्यों की हो रही है जो मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़ते हैं। यदि आप पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे पूरे भारत के संबंध में तो थोड़ी विस्तृत चर्चा है। इसी तरह यदि मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं संपूर्ण भारत के संबंध में तो विस्तृत चर्चा है, वो आपका अलग विषय हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य विशेष पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें सीमित चर्चा ही यहाँ पर करनी है। दूसरी बात आती है नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल का जो समय है ये था 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा नव पाषाण काल में, विशेषकर यह किस प्रकार से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से भिन्न है, तो सबसे बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको अस्थाई निवास देखने को मिलता है। अस्थाई निवास जहां भी होगा निश्चित रूप से कृषि के साक्ष्य होंगे, तभी तो लोगों की आजीविका, लोगों की जो भूख है वो शांत हो सकेगी। क्योंकि जब आप शिकार करते हैं, आखेटक करते हैं, तो एक जगह अस्थाई जीवन बिताना निश्चित रूप से संभव नहीं है। लेकिन जब आप कृषि की गतिविधियां करते हैं तो आप आसानी से एक जगह पर जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, अस्थाई निवास और कृषि के साक्ष्य आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्थलों की यदि हम बात कर लें, कौन कौन से स्थल आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको एरण
स्थल देखने को मिलता है, आदमगढ़ देखने को मिलता है, जतकारा देखने को मिलता है, दमोह देखने को मिलता है और सागर। ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो नवपाषाण कालीन संस्कृति के जो साक्ष्य हैं ये मध्य प्रदेश के 5 महत्वपूर्ण स्थानों से देखने को मिलते हैं, जिनकी चर्चा अभी हमने पूर्व में की है। अब हमने आपको बता दिया कि मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद यदि हम सिंधु सभ्यता पे आते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष के अध्ययन के क्रम में हमें सिंधु सभ्यता पर नहीं आना है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य विशेष से हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा के अवशेष नहीं मिले हैं, इसलिए हमें इसको इग्नोर करना है। हमें क्या पढ़ना है? ताम्रपाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे, और ताम्रपाषाण काल जो है वो हड़प्पा के बाद का समय है, और आप जानते हैं कि इसका जो समय था वो लगभग 5000 ईसा पूर्व में था, और इस समय तांबे का प्रयोग होने लगा था, इसलिए इस समय काल को ताम्रपाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। और इसके जो प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित हैं वो आपकी मालवा है, नौदा टोली है, कायथा है, एरण है और बेसनगर है। ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल के बाद आपको आना पड़ेगा लौहकालीन संस्कृति के बारे में, और लौहकालीन संस्कृति भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जुड़ाव मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के समय काल में आपको लौह युगीन संस्कृति भारत में देखने को मिलती है। और जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष की, तो उस समय काल में, क्योंकि आप जानते हैं नाम से ही स्पष्ट है, लौह युगीन संस्कृति मतलब लोहे की खोज के बाद जो संस्कृति विकसित हुई उसको लौह युगीन संस्कृति के नाम से जानते हैं, या आप दूसरे समय में कह लीजिए कि उत्तर वैदिक काल को आप लौह युगीन संस्कृति के नाम से जान सकते हैं। इसके जो प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं वो आपका देखने को मिला मुरैना, भिंड, ग्वालियर और अन्य कई क्षेत्र हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण हैं जहां से लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मध्य प्रदेश से मिलते हैं। कौन कौन से? फिर से देख लेते हैं, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, ये 3 आपको पता होने चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं मालवा संस्कृति के बारे में, तो मालवा संस्कृति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मालवा की जो संस्कृति थी ये प्रसिद्ध थी उत्कृष्ट मृद भाड़ के लिए। यहाँ के जो मृद भाड़ थे वो उत्कृष्ट थे, और मृद भाड़ जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो 3 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला था कायथा, दूसरा एरण और तीसरा नौदा टोली। इन 3 स्थानों से आपको मालवा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें प्रमुख हैं उत्कृष्ट मृद भाड़। इसके बाद यदि हम देखें कायथा संस्कृति के बारे में, तो कायथा संस्कृति जो है ये भी मृद भाड़ों पर आधारित जो साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पे हम कहते हैं। और मृद भाड़ इस समय के जो प्राप्त हुए हैं उनका संबंध प्राक हड़प्पा और हड़प्पा के बाद की सभ्यताओं से रहा है, जो कायथा संस्कृति को दर्शाती है। और इसका जो उत्खनन स्थल किया गया मध्य प्रदेश में, ये कायथा और एरण 2 स्थानों पर किया गया, और इन्हीं के नाम के स्थान पे, क्योंकि उत्खनन सबसे पहले कायथा में हुआ था, उसी के नाम पे इसको कायथा संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। अब इन सब में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या हो जाता है कि किस तरह से आप इसको याद करना है, किस तरह से आपको इसको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जब आप मध्य प्रदेश, क्योंकि यदि आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत जो भी आप बोलते हैं हिंदी या अंग्रेजी में, इसका तो आपने अध्ययन किया होगा और वहाँ पे आपने डिटेल में देखा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य विशेष से ये कैसा जुड़ता है, किस तरह से इसका जुड़ाव है, ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को उतने अच्छे से, उतने विस्तृत में नहीं मिलती हैं, इसलिए आपकी चर्चा अलग से मध्य प्रदेश राज्य विशेष के अंतर्गत की जाती है। तो आपने सबसे पहले आज देखा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद आपने देखा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद आपने देखा ताम्रपाषाण काल, क्योंकि हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद आपने देखा लौह युगीन संस्कृति के बारे में, मालवा संस्कृति के बारे में और कायथा संस्कृति का आपने अध्ययन किया। अब बात आती है, जैसे आप देखते होंगे कि कुछ स्थल, इन सभी में कुछ स्थल कॉमन होंगे, जैसे मध्य पाषाण काल में हो सकता है कुछ स्थल मिलता हो पुरा पाषाण काल से। तो जब आप परीक्षा में लिखने बैठते हैं, मान लीजिए आपको लिखने को आ गया कि भाई आप पूरा पाषाण काल पे टिप्पणी लिखिए, तो आप जब पूरा पाषाण काल का स्थान बताएंगे, उसके उत्खनन का क्षेत्र बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ, तो आपको ऐसा क्षेत्र बताना है कि जो सिर्फ और सिर्फ मध्य पाषाण काल में, सिर्फ और सिर्फ मध्य पाषाण काल से जुड़ाव रखता हो। तो आपको प्रत्येक, चाहे आप पूरा पाषाण काल की बात करें, मध्य पाषाण काल की बात करें, नवपाषाण काल की बात करें, कुछ ऐसे क्षेत्रों को याद रखना है जो किसी और से ना जुड़े। मतलब एक मध्य पाषाण काल का क्षेत्र जो नवपाषाण काल से ना जुड़ता हो, पूरा पाषाण काल से ना जुड़ता हो, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, ऐसे क्षेत्रों को आपको याद करना है। मतलब प्रत्येक सभ्यता से जुड़े हुए कुछ 1 से 2 ऐसे क्षेत्र आपको याद रखने हैं जिनका जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ एक ही सभ्यता से हो, उसी सभ्यता
सभ्यता से हो। तो आपको क्या करना है कि जब आप उत्तर लिखते हैं, टिप्पणी लिखते हैं, तो वहां पे आप उन्हीं स्थलों का नाम पहले रखेंगे जो आपने याद किए हैं, क्योंकि जो कॉमन है उनको आप पहले रखेंगे तो शायद एग्जामिनर के ऊपर उतना प्रभाव ना पड़े। तो यदि आप जो सिर्फ और सिर्फ उसी से संबंधित है और कहीं से किसी का संबंध नहीं है, ऐसे स्थलों को आप अपने उत्तर में जगह देते हैं, तो निश्चित रूप से चीजें बेहतर होती हैं, एग्जामिनर के ऊपर बेहतर प्रभाव पड़ता है। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे वैदिक सभ्यता के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।